तो पिछले क्लास में हम लोग ईएमआई में क्या क्या डिस्कस किए थे। तो पहला जो हम लोग डिस्कस किए थे वो था फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये फार्मूला होता है। और फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन बी डॉट ds। इंटीग्रेशन बी डॉट ds। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, फॉर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, फॉर कांस्टेंट बी, फ्लक्स का आप क्या फार्मूला लिखते हैं? bs cos थीटा या ba cos थीटा। एरिया को आप a से भी लिख सकते हो और s से भी। ध्यान रखना ये s क्या है? एरिया वेक्टर है। एरिया जिसका डायरेक्शन हम लोग सरफेस के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड से स्मॉलर एंगल जो बनाए उधर की तरफ लेते हैं। और ये थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। पहला हम लोग ये फॉर्मूला डिस्कस किए थे। दूसरा हम लोग डिस्कस किए थे मोशनल ईएमएफ। दूसरा हम लोग क्या किए थे? मोशनल ईएमएफ। और हम लोग इसमें डिस्कस किए थे कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए क्रॉस में, और इसमें अगर कोई कंडक्टर, ये मान लीजिए कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर इसमें चले v वेलोसिटी से सच दैट कि इसका लेंथ, इसका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब ये जो कंडक्टर है किसके साथ बिहेव करता है? एक बैटरी के साथ बिहेव करता है। ये कंडक्टर किसके साथ बिहेव करता है? जिसका ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BLV। कितना होता है ईएमएफ? और इसी को हम लोग बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। B इसका मैग्नेटिक फील्ड है, L इसका लेंथ है, V इसका वेलोसिटी। और ये ईएमएफ मतलब ये बैटरी का पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी कैसे निकालेंगे? तो फिर से अपना राइट हैंड के चारों फिंगर को V के तरफ ले जाइए। किसके तरफ? सच दैट पाम मैग्नेटिक फील्ड को देखिए। तो पाम अंदर देख रहा है, देखिए थंब किधर आया? तो इस पर ये पॉजिटिव पोलैरिटी होगा, ये तो इसका ईएमएफ BLV होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका होगा, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मोशनल ईएमएफ। हम लोग इसको डिराइव भी किए थे कि ईएमएफ BLV कैसे आया था। ठीक, और फिर हम लोग कहते हैं कि मोशनल ईएमएफ किसका एग्जांपल है? एनर्जी कंजर्वेशन का। मोशनल ईएमएफ किसका एग्जांपल है? एनर्जी कंजर्वेशन का क्लासिकल एग्जांपल है। मोशनल ईएमएफ में हमें एक दो बातें और चर्चा करनी है, और वो बातें क्या है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए कोई ऐसे सेमी सर्कुलर कंडक्टर चले, ये सेमी सर्कुलर कंडक्टर है, अगर ये v वेलोसिटी से चले तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? ये तो हम लोग डिस्कस किए कि कोई रॉड चले तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? BLV। अगर कोई सेमी सर्कुलर पार्ट चले तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? अगर ये पूछा जाए तो ये निकालना भी बहुत आसान है। आप क्या करिए, इस सेमी सर्कल के दोनों एंड को आप एक स्ट्रेट वायर से ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ सेमी सर्कल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये किसी भी शेप का हो उसमें ईएमएफ एक ही इंड्यूस होगा। और वो क्या होगा? आप इसके दोनों टर्मिनल को मिला दीजिए, दोनों एंड को मिला दीजिए। दोनों एंड को मिलाएंगे तो एक ऐसा स्ट्रेट वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? जिसका लेंथ कितना होगा? 2r, जो v वेलोसिटी से आगे चल रहा है। बोलो, जितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा उतना ही ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। जितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा उतना ही ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। आप चाहे तो इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग वो करने नहीं जा रहे हैं। ये ट्रिक याद रखना है कि किसी भी शेप का वायर हो, अगर आपको उसमें ईएमएफ इंड्यूस निकालना हो तो आप उसके दोनों एंड को एक स्ट्रेट वायर से मिला दीजिए, और जो उसमें ईएमएफ होगा वही इस पूरे वायर में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो कितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा बताइए? BLV
तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया B, इसका लेंथ कितना लिखोगे 2r into B, इतना EMF इसमें इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक्स में भी ऐसा हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, मैग्नेटिक्स में क्या डिस्कस करते हैं, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो और उस पर फोर्स लिखना हो, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB। कितना फॉर्मूला होता है फोर्स का ILB। तो अगर सेमी सर्कल पे भी फोर्स लिखना है तो आप इसको क्या मान लीजिए, स्ट्रेट वायर मान लीजिए और उस पर फोर्स लिख दीजिए ILB के बराबर, वही फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक मैग्नेटिक्स में भी चलता है जब किसी वायर पर फोर्स लिखना हो। यहाँ पर हम लोग बात करें जब किसी कंडक्टर का EMF लिखना हो, तो आप किसी भी शेप का कंडक्टर हो, आप उसके दोनों एंड को मिला दीजिए और मिला करके EMF लिख दीजिए, जो एक स्ट्रेट वायर बनेगा उसको लिख दीजिए। ठीक है, इस पे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ये तो मैं एग्जांपल्स का बता रहा हूं आपको, ये पहला बात पूछा जा सकता है। मोशनल EMF से रिलेटेड एक देखिए ऐसा भी सिस्टम पूछा जा सकता है आपसे। आपसे कहेंगे देखिए ये ऐसा शेप का एक वायर है, ये एक वायर है, इसका लेंथ L है, ये भी वायर इसका लेंथ L है, दोनों L शेप में है और इनके बीच का एंगल थीटा है और ये सिस्टम v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। बताइए इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड B है। हमने आपको क्या कहा था कि EMF जब इंड्यूस होता है तो वो कब होता है, जब लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे क्या होना चाहिए। अब देखिए लेंथ इस एक्सिस में है, वेलोसिटी इस एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो आप देखिए ये जो लेंथ है आप इसके दो कंपोनेंट समझ सकते हैं। इस लेंथ के हम लोग दो कंपोनेंट समझ सकते हैं। एक लेंथ का कंपोनेंट इधर की तरफ होगा L cos θ/2, ये एंगल कितना होगा θ/2, ये लेंथ होगा L cos θ/2। ये लेंथ और ये वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे इस लेंथ के दो कंपोनेंट हैं, L cos θ/2 जो है उसमें कोई भी EMF इंड्यूस नहीं, लेकिन उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कि कितने के बराबर होगा L sin θ/2, इसमें EMF इंड्यूस होगा। बोलो क्योंकि इसका लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के, और इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा, B L के जगह लिखेंगे L sin θ/2 into V। बोलो उस तरह इसमें भी EMF इंड्यूस होगा। इसमें कितना होगा, इसका भी दो कंपोनेंट, ये एंगल θ/2 है तो इसके भी दो कंपाउंड लिख सकते हैं, L cos θ/2 ऐसे L sin θ/2, ये हो गया L sin θ/2। तो इसमें भी कितना EMF इंड्यूस होगा, B L sin θ/2 into V, मतलब इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं नहीं करते। जरा इस EMF को गौर से देखिए। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि किसी भी शेप का वायर हो उसमें अगर आपको EMF निकालना है तो आप इसके दोनों एंड को मिलाइए और एक स्ट्रेट लाइन समझिए और उसमें EMF लिख दीजिए, वही आएगा। यहां देखिए मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। इस एंड और इस एंड को मिलाओगे तो लेंथ कितना आएगा, ये L का दो कंपोनेंट था, L cos θ/2 L, ये L sin θ/2 यहां से यहां तक का लेंथ है और ये L sin θ/2 यहां से यहां तक का लेंथ है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया 2L sin θ/2, ये हो गया लेंथ BLB। यही तो फॉर्मूला लिखे हैं, लिखा है कि नहीं लिखे हैं। तो किसी भी शेप का वायर हो अगर आपको उसमें EMF निकालना हो तो क्या करिए, उसके दोनों एंड को मिला दीजिए स्ट्रेट वायर से, उस पर EMF लिख दीजिए, काम बन गया आपका। ठीक, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं इसमें। अगर इस तरह से क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई रॉड इसमें रोटेट कर रहा हो, मान लीजिए ये एक रॉड है जो इस पॉइंट पे हिंज्ड है, इस पॉइंट पे फिक्स है, और ये रॉड ओमेगा स्पीड से इसमें घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से इसमें घूम रहा है। इस रॉड का लेंथ L है, इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा, क्योंकि ये भी चल रहा है तो इसमें भी मोशनल EMF इंड्यूस होगा, और कितना EMF इंड्यूस होगा, B इसका लेंथ L इंटू इसका वेलोसिटी। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसके हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग होता है। वेलोसिटी का फार्मूला होता है किसी पॉइंट का वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर। कितना होता है वेलोसिटी, R होता है
ये जो इसको बोलेंगे सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस या एक्सिस, एक्सिस से डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस अलग है, l/2 है देखिए, और इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछेंगे तो कितना कहिए एक्सिस से, l है। इस पॉइंट का कुछ और होगा, तो अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, तो हम लोग किस पॉइंट का वेलोसिटी लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, सेंटर का वेलोसिटी। रॉड का सेंटर ऑफ मास उसका मिडिल होता है। इसका वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा इनटू ये रेडियस कितना लिखोगे, यहां जो वेलोसिटी लिखोगे वो vcm, तो कितना बनेगा ईएमएफ का फार्मूला bl इनटू vcm कितना है ओमेगा इनटू l, तो ये l स्क्वायर हो जाएगा बाय 2। ईएमएफ का फार्मूला बनेगा bl स्क्वायर ओमेगा बाय। तो ये 3-4 केस में मैंने आपको मोशनल ईएमएफ निकालने सिखाया, कोई भी क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। मैंने आपको सबसे पहले दिखाया सेमी सर्कल पे कैसे लिखते हैं, फिर एल शेप के वायर पे कैसे लिखते हैं, और फिर कोई रोटेटिंग रॉड पर कैसे लिखते हैं। समझ में आया? BLV फार्मूला सीख गए? दो फार्मूले मैंने आपको सिखाया। पहला फार्मूला फैराडेज लॉ का EMF इज इक्वल्स टू माइनस d∅dt, और दूसरा जब कोई कंडक्टर चलता है तो उसमें जो EMF इंड्यूस होता है वो कितना होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि BLV कब होगा, जब उसका लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के, और उसके मैंने 3 एग्जांपल आपको बताए। पक्का? इसको लिखिए फिर एक सवाल करेंगे। एक सवाल करते हैं हम लोग मोशनल ईएमएफ के ऊपर, अच्छा सवाल है, और ये सवाल आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह सवाल जेईई मेंस में आपसे पूछ लिया जाए। क्या सवाल है? सवाल यह है कि देखिए एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जिसमें I करंट कैरी हो रहा है, और एक रॉड है, और ये रॉड कुछ ऐसे रखा होगा, ठीक है। जिस रॉड का इस एंड का डिस्टेंस तो A है, दूसरे एंड का डिस्टेंस B है। दूसरे एंड का डिस्टेंस कितना है, B, और आपको बताना है कि इस रॉड में अगर ये रॉड v वेलोसिटी से नीचे मूव करे तो इस रॉड में कितना EMF इंड्यूस होता है। फाइंड EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड, इस रॉड में कितना EMF इंड्यूस्ड होगा आपको बताना है। तो आप देखिए ये रॉड है, इस इनफाइनाइट वायर की वजह से इस रीजन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। अगर मैं यहां से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछूं, यहां से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट आप सोचिए जिसका विड्थ कितना है dx, ये विड्थ कितना है, ये जो dx विड्थ का एलिमेंट है, इस एलिमेंट के बारे में सोचिए, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जानते हैं कितना होगा, μ0I/2πr, तो उसके बदले x लिख दें, और किधर की तरफ होगा, तो थंब ले गए, टैप टैप अंदर, क्रॉस में इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसमें होगा, क्रॉस में। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है, और इसका लेंथ ये dx लेंथ ऐसे है, इधर की तरफ dx लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है, और वेलोसिटी किधर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो इस छोटे से एलिमेंट में EMF जनरेट होगा, कितना EMF जनरेट होगा, अगर DE से लिखें तो EMF का फार्मूला क्या होता है, BLV। कितना छोटा EMF जनरेट होगा, B के बदले क्या लिखिएगा, μ0I/2πx, इसका लेंथ कितना है, dx इनटू वेलोसिटी v। ठीक, ऐसा ही सब में EMF जनरेट होगा, और EMF तो स्केलर क्वांटिटी है, सीधा सीधा इंटीग्रेट करके क्या हम निकाल लेंगे, टोटल EMF निकाल लेंगे। तो EMF हो जाएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, μ0IV/2π, कांस्टेंट है बाहर निकल गया, बचा क्या, dx बाय, इसमें वेरिएबल क्या है, और x क्या था, यहां से डिस्टेंस, तो यहां से चलोगे तो पहला एलिमेंट कहां मिलेगा, ये कितना डिस्टेंस चलने पे मिला, तो पहला एलिमेंट A पे मिलेगा, और आखिरी एलिमेंट B पे, यहां से कितना डिस्टेंस है, समझ में आया सब लोग को। dx बाय x का इंटीग्रेशन ln x, तो EMF हो जाएगा μ0IV/2π, dx बाय x का इंटीग्रेशन कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो μ0IV/2π, पहले अपर लिमिट पुट करो तो क्या मिलेगा, -ln
therefore EMF कितना हो जाएगा इसमें, ln B माइनस ln A ln B बाई, तो इतना EMF इसमें इंड्यूस होगा। तो कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है जिसमें आपको इस तरह से इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। समझ में आया? इंटीग्रेट क्यों करना पड़ेगा, ये बात समझ में आया? क्योंकि ये जो रॉड था, ये जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेरिएबल। इस रॉड के अलग अलग जगह पर x के साथ इस एंड पर यहाँ अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई x है ना, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड, रॉड के अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किसका एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल हम लोग किए, एग्जांपल ऑफ मोशनल EMF in a conductor moving in non-uniform magnetic field, non-uniform। तो पूछे कि मोशनल EMF यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंड्यूस होता है कि नॉन यूनिफॉर्म में, किसी में भी हो सकता है ना। तो एग्जांपल समझ में आया आपको? तो अगला पॉइंट जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है लेंज लॉ। अगला पॉइंट क्या है, लेंज लॉ। लेंज लॉ कहता है कि जब किसी कॉइल में EMF इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा, तो जब वो इंड्यूस हो जाएगा वो इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो जो कॉज उसको प्रोड्यूस किया है उसी को अपोज करे। समझ में आया आपको? फिर समझो, आसान शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि एक सांप को बचपन से दूध पिलाइए, पाल पोस के बड़ा करिए, तो आपने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया है, बड़ा होकर आप ही को डसेगा। यही लेंज लॉ है भाई। लेंज लॉ यही कहता है कि EMF induced opposes the cause which produces it, आपको एग्जांपल समझाता, आपको समझ में आएगा। ये देखिए कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, इस कॉइल का कौन सा हिस्सा अंदर है, कौन सा बाहर, आपको समझ में आ रहा है? ये वाला हिस्सा क्या है, बाहर है, और ये डॉटेड जो है वो अंदर है, ये आउटसाइड है इस प्लेन के, आउटसाइड द प्लेन। और मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, इसको हेनरी एंड फैराडेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे थे और कुछ इस तरह से पास कर रहे थे, है ना। और फिर साउथ पोल में इस तरह से आ रहे थे। ठीक, अब देखिए हमने क्या बताया था कि सिर्फ इससे फ्लक्स पास करने पे इसमें EMF इंड्यूस नहीं होगा, इससे फ्लक्स क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। फ्लक्स क्या होना चाहिए, और जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक इसमें EMF इंड्यूस होगा। तो मान लीजिए इस बार मैग्नेट को हम नजदीक ले जा रहे हैं, इसका मैग्नेट का वेलोसिटी करके, तो इसमें EMF इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? EMF इंड्यूस होने का कॉज क्या है, मैग्नेट का इस लूप के पास आना, इस लूप के, जब इस लूप में EMF इंड्यूस हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। अब देखिए इस लूप को मैं दिखा रहा हूं आपको, ये हमारा लूप है, तो इस लूप में करंट दो तरह से फ्लो कर सकता है, या तो ऐसे घूम सकता है करंट इसमें, या ऐसे घूम सकता है। बोलो, अगर ऐसे घूमेगा तो आप कर्ल घुमाइए, थंब इधर आएगा, थंब इधर आएगा, मतलब इस लूप के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ होंगे, मतलब इस लूप का एक फेस, ये वाला नॉर्थ फेस होगा, नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहीं से निकलते हैं, और ये फेस क्या होगा, तो अगर करंट इसमें इधर फ्लो करेगा तो ये फेस नॉर्थ और ये फेस साउथ जैसा बिहेव करेगा। मैंने आपसे कहा था
करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल। करंट कैरिंग कॉइल किसके साथ बिहेव करता है? एक फेस नॉर्थ, दूसरा फेस। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट की तरफ कर्ल घुमाइए, जिधर थंब आया उधर वाला नॉर्थ, दूसरा वाला इस नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है। तो इसका एक फेस नॉर्थ, दूसरा फेस साउथ होगा, इधर वाला नॉर्थ, इधर वाला। अगर करंट ऐसे फ्लो किया इसमें तो कर्ल ऐसे घुमाइए, थंब इधर आया तो ये वाला नॉर्थ, ये वाला। लेंज लॉ कहता है कि मैग्नेट के इधर आने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना, तो ईएमएफ जब इंड्यूस हो जाएगा देन इट विल अपोज द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा तो कुछ इस तरह से इंड्यूस होगा कि इसके आने को अपोज करे, इसके आने को, इसके आने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अपोज करना है, मतलब मैग्नेट का यह फेस, अभी देखिए ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, कॉइल का यह फेस नॉर्थ जैसा बिहेव करेगा। किसके साथ बिहेव करेगा? क्योंकि इधर नॉर्थ है ना, नॉर्थ इसके पास आ रहा है। अगर ये भी नॉर्थ हो जाए तो क्या होगा? नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को, तो यह फेस नॉर्थ जैसा बिहेव करेगा, यह फेस। अगर यह नॉर्थ है तो करंट ऐसे घूमेगा, करंट मतलब इस वाले पार्ट में, आउटर पार्ट में करंट नीचे की तरफ होगा, इसमें करंट नीचे की तरफ होगा, और तब यह फेस उसका किसके साथ बिहेव करेगा? नॉर्थ के जैसा, ताकि इसको क्या कर सके। फिर से समझिए, एक बार फिर समझिए, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको। ये कॉइल है, ये मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये मैग्नेट दूर जा रहा है इस तरह से। v वेलोसिटी से ये मैग्नेट क्या हो रहा है? तो मैग्नेट दूर जाएगा तो इससे फ्लक्स चेंज होगा, घटेगा, बोलो। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस होने का रीजन क्या है, कॉज क्या है? मैग्नेट का दूर जाना। तो ये क्या कहेगा कि मैग्नेट भैया दूर मत जाओ, पास आओ, अपोज करेगा। मैग्नेट दूर जा रहा था, उसी की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, तो ये उसको क्या करेगा? अपोज करेगा, मैग्नेट को दूर जाने नहीं देगा, बोलेगा पास आओ। और पास आने के लिए ये फेस किसके साथ बिहेव करेगा? साउथ जैसे, नॉर्थ है ना, उसको अट्रैक्ट करना, तो ये फेस किसके साथ बिहेव करेगा? और अगर ये फेस साउथ है तो ये फेस मतलब थंब इधर होना चाहिए, कर्ल ऐसे घूमना चाहिए, मतलब इस वाले पार्ट में करंट किधर इंड्यूस होगा? ऊपर। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर समझिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। तीसरा एग्जांपल समझिए। मान लीजिए इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए इस रीजन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में, और एक कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, इधर इसका मोशन, ये कॉइल इधर बाहर जा रहा है, बोलो। जब ये कॉइल से बाहर जा रहा है तो उससे फ्लक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस यहीं तक थे, ये जो लाइन है यहीं तक फील्ड लाइंस है, यहीं तक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इसके बाद फील्ड लाइंस नहीं है। तो यहां इसमें से फील्ड लाइंस तो पास कर रहा है, बोलो, इसमें से पास, जब और बाहर जाएगा तो कुछ और फील्ड लाइंस घट जाएंगे, बोलो। तो जैसे जैसे ये लूप बाहर जा रहा है इससे फील्ड लाइंस क्या हो रहा है? क्योंकि फील्ड लाइंस घट रहा है मतलब फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने का कॉज क्या है, क्या रीजन है? फ्लक्स का घटना, फ्लक्स का। जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो उसको अपोज करेगा, बोलेगा फ्लक्स तुम घट रहा था ना जी, अब हम तुमको क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। अब फ्लक्स को क्या करेंगे? फ्लक्स को बढ़ाना है। फ्लक्स किधर की तरफ है, मतलब फील्ड किधर की तरफ है? अंदर की तरफ। तो अगर फील्ड को बढ़ाना है तो किसी वेक्टर को बढ़ाने के लिए उसके डायरेक्शन में दे देना, दोगे वेक्टर कि उसके अपोजिट में दोगे? अपोजिट। फोर्स को बढ़ाना है तो जिधर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट में फोर्स लगाओगे रे। गाना मार के पड़ रहा है क्या? हाँ, फोर्स बढ़ाना है तो जिधर लग रहा है उधर ही ना देंगे जी। सुनना फिर से, ये लूप बाहर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? घट रहा है, चेंज तो हो ही रहा है, घट रहा है, तो हमें उसको बढ़ाना है। मैग्नेटिक फील्ड है किधर? तो ये लूप भी कहेगा कि हम भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ क्रिएट करके बढ़ाएंगे, और अंदर की तरफ थंब होने के लिए कर्ल कैसे घूमेगा? देखिए थंब ले जाइए अंदर, कर्ल से घूमेगा, मतलब इस लूप में करंट ऐसे इंड्यूस होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर समझो, फिर समझो। ये देखो एक लूप है,
और ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में इन कर रहा है, ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे जैसे हम सोचने बताए वैसे ही सोचिए मन में, ये लूप इसमें इन कर रहा है तो इससे फील्ड लाइंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। इससे फील्ड लाइंस किधर की तरफ बढ़ रहा है? अंदर की तरफ। तो ये क्या चाहेगा? फील्ड लाइंस को घटाए, और घटाने के लिए सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करे क्या अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट पे तब ना घटेगा कोई चीज। तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर इंड्यूस करेगा? बाहर। तो कर्ल घुमाइए, थंब बाहर होना चाहिए, कर्ल घुमाइए, ऐसे घूमेगा, तो इसमें करंट ऐसे। क्या लेंज लॉ समझ में आया? पक्का? क्या कहता है लेंज लॉ? कि ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा या करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि जो कॉज उसको प्रोड्यूस किया है उसी को। ये कुछ एग्जांपल बनाए, नोट करें। तो हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा एडी करंट के बारे में। थ्योरेटिकल चीज है, आपके बुक में लिखा, पहले मैं समझा देता हूं फिर लिखेंगे बुक में। आप चाहे तो अंडरलाइन भी कर दीजिएगा, मैं लिख भी दूंगा। देखिए, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हो और उसमें मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड हो, जैसे मान लीजिए उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए ये मान लीजिए साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो आप जानते हैं नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है और साउथ पे जाके टर्मिनेट करता है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे और इस तरह से साउथ पे जाके टर्मिनेट कर रहे होंगे। ये समझ में आया? 3D डायग्राम था सर। अच्छा, ये नीचे और बनना चाहिए। तो ऐसा मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस रीजन में। इस रीजन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और नहीं समझ पा रहा? इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और किसी कारण से इसमें कोई मेटल का प्लेट अगर मूव करने लगे, कोई मेटल का प्लेट अगर, तो मान लीजिए एक मेटल का प्लेट है जो कि इस तरह से इसमें मूव कर रहा है। पहले यहां था, फिर यहां आया, कुछ देर बाद ये मेटल का प्लेट यहां आ गया। ठीक? तो क्या होगा? जैसे जैसे ये कंडक्टर, मेटल का प्लेट मतलब कंडक्टर, जैसे जैसे ये कंडक्टर इसमें मूव करेगा, इससे फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो इसमें जो करंट इंड्यूस होता है वो इसमें इस तरह से घूमता है। ये जो करंट इंड्यूस होता है वो इसमें इस तरह से सर्कुलरली घूमता है। ये जो फेनोमेनन है इसको फौकॉल्ट ने डिस्कवर किया था। पहली बार किसने देखा था? और उसने कहा कि देखो इसमें करंट बिल्कुल वैसे ही घूमता है जैसे पानी में एक काला कलर का कीड़ा घूमता है। उन कीड़ों को, इंसेक्ट्स को एडी कहते हैं। अंग्रेज लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग तो कीड़ा बोलते हैं, वो लोग एडी बोलते हैं। तो ये करंट भी वैसे कीड़ा टाइप ही घूम रहा है, इसलिए इस करंट का नाम क्या रख दिया गया? एडी करंट। तो एडी करंट क्या है? कि जब कोई मेटल का पीस ऑफ कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें करंट सर्कुलेट करता है, जो कि वाटर में एडीज जो सर्कुलेशन है उसको रिजेंबल करता है, उसी के जैसा होता है। इसको क्या बोलते हैं? लिखो, ये आपके एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आपके एनसीईआरटी पे पेज नंबर 218 पे ये डायग्राम बना हुआ है, पेज नंबर 218 पे। और इसका दूसरे मतलब हेडिंग के दूसरे लाइन में लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ मैं एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट लिखा हूं। लिखिए, when bulk pieces of conductors are subjected to changing magnetic flux, are subjected to changing magnetic flux, are subjected to changing magnetic flux। भाई जब ये मूव कर रहा है तो इससे फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, कॉमा currents are induced in them, currents are induced in them। The flow of
these currents, the flow of these currents resembles swirling eddies in water. swirling मतलब होता है घूमना, ठीक है. This effect was discovered by Foucault. तो अगर कभी एग्जाम में पूछ दे कि फॉकॉल्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे फिजिक्स में, उसने एडी करंट का डिस्कवरी किया था. एंड आर कॉल्ड एडी करंट्स. एडी करंट्स, ये तो डेफिनेशन हो गया. एडी करंट का कुछ डिसएडवांटेज भी है, कुछ नुकसान है हम लोग को. कुछ डिसएडवांटेज है. भाई करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो उसमें हीट तो जनरेट होगा ही, तो एनर्जी क्या हो जाएगा? लॉस. तो इसलिए क्या होता है, डिसएडवांटेज का क्या है? एनर्जी लॉस ड्यू टू हीटिंग, ड्यू टू जनरेशन ऑफ हीट, ड्यू टू फ्लो ऑफ एडी करंट, ड्यू टू फ्लो ऑफ एडी करंट. इसीलिए हम चाहते हैं कि एडी करंट कम जनरेट हो, मिनिमाइज करें इसके जनरेशन को क्या किया जाए? मिनिमाइज किया जाए. तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग ये जो मेटल का पीस है इसको लैमिनेट कर देते हैं. टू मिनिमाइज एडी करंट लॉस, एडी करंट हीट लॉस, the metal pieces are laminated. Laminated का मतलब ये नहीं कि वो प्लास्टिक का लेयर चला दिए, जैसे आप लोग सर्टिफिकेट लैमिनेट कराते हैं. फिजिक्स में लैमिनेट करने का मतलब होता है कि ये जो मेटल का पीस है इसको कॉम्ब्स के शेप का बना दीजिए, ऐसा शेप, मतलब बीच में गैप्स क्रिएट हो जाए. बीच में क्या क्रिएट हो जाए? तो इसको बोलते हैं लैमिनेटेड कोर. ये मतलब होता है लैमिनेटेड, ठीक है. तो क्या होगा? थिकनेस घट जाएगा, बीच में गैप्स क्रिएट हो जाएंगे. तो यहां जो करंट था अब वो करंट रहा नहीं, तो हीट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो ये होता है एडी करंट, ठीक है. लेकिन इसका कुछ पॉजिटिव यूज भी हम लोग कर सकते हैं और कुछ एप्लीकेशंस भी है इसका. तो एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट, एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट. तो दो तीन एप्लीकेशन याद रखिएगा जहां जहां इसका इस्तेमाल होता है. पहला एप्लीकेशन है कि जो मैग्नेटिक ट्रेन्स होते हैं, बुलेट ट्रेन्स, उसमें जो ब्रेकिंग होता है उसमें एडी करंट का इस्तेमाल होता है. तो पहला एप्लीकेशन कहां है? मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स. आपको पता होगा बुलेट ट्रेन पटरी पे नहीं चलती है, पटरी से थोड़ा ऊपर चलता है, हवा में चलता है, क्योंकि वो रेल्स मैग्नेट जैसा बिहेव करते हैं. तो उसका जो चक्का होता है वो थोड़ा सा उससे ऊपर होता है, ताकि पटरी पे चलेगा तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा. ऐसे फ्रिक्शन कम लगता है, तो वो बहुत तेजी से इसलिए चल पाता है. उसमें मैग्नेटिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हैं. दूसरा, आपने इलेक्ट्रिसिटी का मीटर देखा होगा अपने घर में, उसमें एक डिस्क घूमता है. तो वो जो डिस्क घूमता है वो इसी एडी करंट के वजह से ही घूमता है. तो मोशन ऑफ डिस्क टू रीड electricity consumption in electric meters, वो भी किसके वजह से होता है? एडी करंट की वजह से होता है. जो इंडक्शन फर्नेस है, इंडक्शन फर्नेस आप लोग देखे हैं ना, घर में इंडक्शन होगा ना जी. तो इंडक्शन जो होता है वो इसी पे काम करता है, एडी करंट पे ही काम करता है. तो ये एक थ्योरेटिकल बात था. लेंज लॉ थ्योरेटिकल एक कॉन्सेप्ट था, एडी करंट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था. इनके बारे में याद रखिएगा, आपके स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है. जेई मेंस वगैरह में तो नहीं पूछने का चांस है, आईआईटी में तो नहीं. लिख लीजिए.
तो आखिरी टॉपिक जो ईएमआई का हम लोग को डिस्कस करना है, ध्यान सुनिएगा, इंडक्टेंस। आखिरी टॉपिक क्या है? जैसे आप जानते हैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, उसी तरह इंडक्टर का इंडक्टर किसको कहते हैं? तो इंडक्टर बेसिकली सोलेनॉइड को कहते हैं। इंडक्टर किसको बोलते हैं? सोलेनॉइड को। और सोलेनॉइड क्या होता है? इस तरह का एक डिवाइस जिसमें बहुत सारे लूप होते हैं, और इस लूप में अगर करंट फ्लो करे, इस सोलेनॉइड में अगर आई करंट फ्लो करे, तो इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिस मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। क्या फार्मूला होता है? म्यू नॉट तो आप जानते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं, आई करंट है, एन कहलाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ध्यान लिखिएगा, पर यूनिट लेंथ। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है। अगर आप स्मॉल एन का मुझसे फार्मूला पूछेंगे तो मैं कहूंगा कैपिटल एन बाय एल। व्हाट इज कैपिटल एन? ये है नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए तो आप एल को इधर भेज दीजिए, एनएल होगा। स्मॉल एन इंटू एल किसके बराबर होगा? कैपिटल एन के बराबर। समझ रहे हैं? तो इसी को हम लोग इंडक्टर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अब याद करिए, रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर सके। एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और उस डिवाइस में जो वोल्टेज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो फार्मूला बनता है V इक्वल्स टू IR। V इक्वल्स टू। उसी तरह कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और उसमें जो चार्ज होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Q इज इक्वल्स टू CV। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको उसका कैपेसिटेंस कहते हैं। वैसे ही इंडक्टर एक डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर कर सकता है। स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी। कैसा एनर्जी को स्टोर करता है? मैग्नेटिक एनर्जी। और इसमें जो फ्लक्स होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो फ्लक्स होता है वो करंट के डायरेक्टली, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसी को L कहते हैं, उसी को इंडक्टेंस कहते हैं। उसी क्या बोलते हैं? और इस इंडक्टेंस का SI यूनिट, इसका SI यूनिट क्या होगा? तो देखो, ये है वेबर और ये है एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, और इसको हेनरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? H से लिखते हैं। अभी अभी हम लोग फार्मूला देखे कि EMF होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। EMF क्या होता है? हम लोग ऐसा लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ फाई। फाई कितना है? L कांस्टेंट होता है, बाहर आ गया, बचा क्या? मतलब EMF जो होता है वो माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। तो हम लोग ऐसा कहा करेंगे कि जो इंडक्टर है, अगर आपका इसका इंडक्टेंस L है और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट, अगर आपको वोल्टेज लिखना है VAB, V मतलब A से B तक चलिए। A से कहां तक चलिए? तो A से B तक चलेंगे तो करंट के डायरेक्शन में चलेंगे क्या? अपोजिट। A से B तक लिखेंगे प्लस L डी आई बाई डी टी। EMF क्या लिखेंगे? देखो फॉर्मूला होता है ना, L डी आई बाई डी टी, और माइनस प्लस साइन के अकॉर्डिंग होता है। इस तरह अगर हम लिखना चाहें VBA, मतलब B से A चल रहा है, तो क्या लिखेंगे? माइनस L डी आई बाई डी टी। इस तरह से हम लोग वोल्टेज, इस तरह से हम लोग किसमें? इंडक्टर में। और ये इंडक्टर कितना एनर्जी स्टोर करता है? तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होता है, जैसे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या था? हाफ CV स्क्वायर। तो यहां पे हाफ LI स्क्वायर, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला। C की जगह क्या हो गया? L, और वहां चार्ज होता था, यहां क्या हो गया? वहां पे हम लोग एनर्जी डेंसिटी भी लिखे थे कैपेसिटर में। याद है आप लोग को एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर, इन इंडक्टर अब लिखते हैं।
तो कैपेसिटर में था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्या था? भूल गए हो तो जाके आज देख लेना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पे होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, वहां ऊपर होता था, यहाँ किधर हो जाएगा? नीचे, और ई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ठीक है, इतना एनर्जी डेंसिटी होता है। क्या इंडक्टर समझ में आया? इंडक्टर एक डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है, सोलेनॉइड को ही बोलते हैं। उसमें करंट फ्लो होने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फ्लक्स भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया फ्लक्स होगा। फ्लक्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसी को इंडक्टेंस कहते हैं, जिसका ऐसा यूनिट वेबर पर एम्पियर, जिसको हेनरी कहलाता है। और उसमें जो ईएमएफ होता है वो LdI/dt होता है। हम लोग याद माइनस नहीं रखेंगे, हम लोग क्या याद रखेंगे? अगर करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस LdI/dt, और अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस। और अगर इंडक्टर सीरीज में हो, अगर दो इंडक्टर सीरीज में हो, इसका L1 है इसका, तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इन सीरीज होता है L1 प्लस, और अगर पैरेलल में हो, बिल्कुल रेजिस्टर जैसा बिहेव करता है ये। अगर पैरेलल में हो तब L1 L2 है तो L इक्विवेलेंट होगा इन पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/L1 प्लस, बिल्कुल रेजिस्टर। ठीक है, ये जो इंडक्टेंस होता है ये दो तरह का होता है। इंडक्टेंस कितने तरह का होता है? दो तरह का। इंडक्टेंस दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? है इंडक्टेंस ही, लेकिन म्यूचुअल बोलते हैं और लिखते हैं एम से, कैपिटल एम से। और दूसरे को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस अगर कुछ नहीं कहे तो सेल्फ इंडक्टेंस ही होता है। ये जो L लिखे थे ये सेल्फ इंडक्टेंस लिखे। क्या फर्क है सर दोनों में? सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब जब हम लोग ये फॉर्मूला लिख रहे होंगे phi = Li, तो वैसा इंडक्टेंस जिसको निकालते वक्त जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा था, फ्लक्स भी अगर उसी कॉइल से निकाला जाए, मतलब फ्लक्स, करंट और इंडक्टेंस तीनों एक ही कॉइल का अगर है, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। अभी हम निकाल के दिखाएंगे आपको। जैसे इस सोलेनॉइड का हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे अभी। और अगर फ्लक्स दूसरे कॉइल से निकाले और करंट किसी दूसरे कॉइल में फ्लो कर रहा हो, तब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी वो भी निकाल के दिखाएंगे। दो तरह के इंडक्टेंस होते हैं, ये फॉर्मूला समझ में आया? दोनों इंडक्टेंस ही है, कोई फर्क नहीं है। मतलब अगर हम आपसे ईएमएफ का फॉर्मूला m के टर्म्स में पूछे तो क्या लिखिएगा? प्लस MdI/dt माइनस M/dt। फॉर्मूला वही रहेगा, इधर की तरफ प्लस, इधर की तरफ माइनस। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। आपसे सोलेनॉइड का कभी भी सेल्फ इंडक्टेंस डिराइव करने बोल सकता है, बताइए कितना होगा, या इसका फार्मूला पूछ सकता है, इस फार्मूले में रिलेटेड कोई बात पूछ सकता है। तो देखिए अभी भी हम लोग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, कितना? μ0 Ni। इससे अगर फ्लक्स निकालना हो तो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू cos थीटा, तो थीटा यहाँ पे 0 है। इसका रेडियस हम लोग r माने हैं। इसका रेडियस कितना माने हैं? तो ये फ्लक्स हुआ एक टर्न से। फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू, ये तो एक टर्न से हुआ ना। इसमें एक ही टर्न है कि बहुत सारे टर्न्स हैं? कितने टर्न्स हैं? NN। कितने टर्न्स हैं? N इनटू L। तो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड अभी निकाले थे μ0 Ni इनटू पाई r स्क्वायर इनटू NN। तो फ्लक्स लिखेंगे μ0 पाई n स्क्वायर r स्क्वायर L इनटू R। तो अब देखिए फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं आई है? और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? ये वाला टर्म। इसी को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, जो कि कितना होगा? μ0 पाई n स्क्वायर r स्क्वायर L। ये जो इंडक्टेंस निकाले फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू I करके, इसमें फ्लक्स किससे निकाले थे? इस सोलेनॉइड से, बोलो। और करंट किसमें फ्लो कर रहा था? इसी सोलेनॉइड में, किसी दूसरे कॉइल में नहीं फ्लो कर रहा था। इसी में करंट फ्लो कर रहा था, इसी से फ्लक्स में निकाले। तो इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? लेकिन अगर करंट किसी दूसरे में फ्लो करवाएं और फ्लक्स दूसरे से निकालें, तब उसको बोलते हैं, वो भी हम लोग को पढ़ना है। तो ये लिखिए, फिर हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस डिराइव करेंगे।
तो हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस थोड़ा सा देख लें। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमारे एनसीईआरटी में एक मतलब थ्योरी में है और दूसरा एग्जाम्पल में सॉल्व करके दिखाया है। थ्योरी में जो डिस्कस किया गया है वो है टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। थ्योरी में क्या है हमारे यहाँ, दो कोएक्सियल सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है, और जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है वो है टू कंसेंट्रिक कॉइल्स का। आप में से किसी का भी पूछा जा सकता है, किसी का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कंसेंट्रिक कॉइल्स वाला, पहले एग्जाम में डायरेक्ट सवाल भी पूछा गया। बहुत आसान सा चीज है, बहुत मुश्किल चीज नहीं, बहुत आसान सा चीज है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स करंट के प्रोपोर्शनल होगा, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा उसे क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे अभी दिखाए थे सोलेनॉइड का फ्लक्स लिखे थे, फ्लक्स कैसे लिखे थे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स करके फ्लक्स लिखे, फ्लक्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था उसे क्या बोले, इंडक्टेंस। लेकिन यहां क्या होगा, दो कॉइल होंगे, देखिए सब जगह क्या लिखा हुआ है, टू। तो यहाँ पे टू कोएक्सियल सोलेनॉइड होंगे। देखिए ये पहला कॉइल है, पहला सोलेनॉइड है जिसमें मान लेते हैं N1 टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट हम लोग इस पहले कॉइल में पास करा, इसको हम लोग बोलेंगे आउटर कॉइल। क्या बोलेंगे, तो इसकी वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका है, इस मैग्नेटिक फील्ड को बोलेंगे B1। क्या बोलेंगे, B1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, जिसको हम लोग आउटर कॉइल कहेंगे। फर्स्ट हमेशा आउटर कॉइल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आउटर कॉइल, इसको फर्स्ट कॉइल कहते हैं। कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की वजह से, भी आप लोग को बताए थे, बोलो म्यू नॉट Ni, तो N1 I1, क्योंकि N1 टर्न्स है और कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1। अब इसमें हम लोग इसके कोएक्सियल, मतलब इसका दोनों का एक्सिस सेम ही होगा, ये दूसरा कॉइल लेंगे, ये रेड वाला जो है दूसरा कॉइल है जिसमें N2 टर्न्स है, दोनों का एक्सिस सेम, और इस सेकंड कॉइल का रेडियस R2 है, सेकंड कॉइल का रेडियस R2। तो देखो करंट हमने पहले कॉइल में पास कराया है, लेकिन हम जो फ्लक्स निकाल रहे हैं वो किससे निकाल रहे हैं, दूसरे कॉइल से। फ्लक्स किससे निकाल रहे हैं, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या दूसरे कॉइल का है, मैग्नेटिक फील्ड तो उसका होता है जो करंट बनाए, जिसमें करंट फ्लो हो, तो करंट किसमें फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो पहले कॉइल की वजह से ही होगा, लेकिन एरिया किसका लिखेंगे, दूसरे कॉइल, क्योंकि फ्लक्स किससे निकाल रहे हैं, तो दूसरे कॉइल का एरिया कितना, पाई R2 स्क्वायर, बोलो इनटू नंबर ऑफ टर्न्स किसका लिखोगे, दूसरे कॉइल का, इसलिए N2 इनटू L। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। बोलो ये कैसे लिखे, समझ में आया सब लोग को, यहाँ B2 क्यों नहीं लिखे, समझ में आ रहा है, यहाँ क्या लिखे B1, क्योंकि करंट पहले में फ्लो कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड उसी की वजह से था। बस हो गया, फ्लक्स कितना होगा, B1 का फार्मूला पता है, म्यू नॉट N1 I1 इंटू पाई R2 स्क्वायर इंटू N2 इंटू L। तो phi2 कितना हो गया, म्यू नॉट पाई N1 N2 इंटू R2 स्क्वायर इंटू L इंटू I1। तो आप देखिए फ्लक्स जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, phi2 फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, M से। और कितना होगा, म्यू नॉट पाई N1 N2 R2 स्क्वायर इनटू, म्यूचुअल इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, अरे हेनरी होगा ना, इंडक्टेंस का ही टाइप है, तो यूनिट क्या होगा, वही ना, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, phi2 is equals to MI1, phi2 is equals to, समझ में आया कैसे निकाले, पक्का एक बार फिर समझो इससे, टू कंसेंट्रिक कॉइल से। तो टू कंसेंट्रिक कॉइल में क्या है, एक देखिए आउटर कॉइल है जिसका रेडियस R1 है, और इसके सेंटर पर एक दूसरा कॉइल रखे, बहुत छोटा सा कॉइल है ये, जिसका रेडियस है R2। इसका रेडियस कितना है,
एंड R2 इज वेरी वेरी लेस देन R1। ठीक, तो कैसे निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस? आप पहले करंट पास कराते हो। करंट किस में पास कराते हैं? फर्स्ट कॉइल मतलब आउटर कॉइल में, और उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। तो देखिए करंट पास कराए इस आउटर कॉइल में I1, तो इस आउटर कॉइल की वजह से इस रीजन में यहां सब जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? म्यू नॉट, नहीं सॉरी, म्यू नॉट, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला? म्यू नॉट I बाय 2R। कितना होता है? म्यू नॉट I बाय 2R, तो म्यू नॉट I1 बाय 2R1। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। किसकी वजह से? फर्स्ट कॉइल की वजह से। कहां पर? सेंटर पर। कहां पर? लेकिन इसका रेडियस बहुत छोटा है, तो सेंटर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड सब जगह लगभग इतना ही होगा, इसलिए ये रेडियस छोटा लिए है ना, इसलिए रेडियस क्या लिए है? तो ये B1 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, जिसको हम लोग आउटर कॉइल भी कह रहे हैं। ठीक है, अब फ्लक्स निकालोगे किससे? इनर वाले से, सेकंड वाले से, बोलो। और इससे फ्लक्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो पहले वाले का ही लिखेंगे, लेकिन एरिया किसका लिखेंगे? इसका, पाई R2 स्क्वायर। और यहाँ कोई नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स नहीं लिखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही किए। B1 लिखे थे, फिर phi2 लिखे थे, B1 इनटू एरिया, B1 इनटू एरिया। ठीक है, बाकी नंबर ऑफ टर्न्स था तो मल्टीप्लाई कर देते। यहां अगर होता नंबर ऑफ टर्न्स तो मल्टीप्लाई करते, नहीं है तो नहीं है। B1 का वैल्यू रख दीजिए। B1 कितना है? म्यू नॉट I1 बाय इनटू पाई R2 स्क्वायर। तो phi2 इज इक्वल्स टू लिखेंगे म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर बाय 2R1 इनटू I1। तो आप देखिए फ्लक्स phi2 प्रोपोर्शनल टू I1 है कि नहीं है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। कितना होगा? म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर बाय। ठीक है, बस वक्त आगे कहने का कि इतिश्री रेवाखंडे EMI समाप्त। अब इन फार्मूला पर खूब प्रैक्टिस करिए, खूब क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ट्रांसफार्मर हम लोग AC के पहले लेक्चर में डिस्कस है। AC का जो पहला लेक्चर है उसमें ट्रांसफार्मर से ही शुरू होता है। ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस की ही प्रिंसिपल पे बेस्ड। तो L1 में हम लोग, L1 या L2 में आई थिंक ट्रांसफार्मर से ही शुरू किया गया। तो अगर किसी का नहीं हुआ हो तो वहां से कर लें। ठीक है, बाय बाय तब।